अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यूर वाचिंग जीत की सोच। आई एम योर होस्ट हसनैन लियाकत। आज पाकिस्तान एक बार फिर अपना मुकाबला साउथ अफ्रीका से हार गया। आज के मुकाबले में हमें पाकिस्तान की जानिब से फाइट देखने को जरूर मिली, लेकिन इस फाइट का क्या फायदा जब आप अपने पिछले मुकाबले हार चुके हैं। पहले हमारा रिवर्स लगा था इंडिया के खिलाफ, जब हम वन साइड मुकाबले में हमें शिकस्त हुई थी और उस वक्त हमारे जो कप्तान साहब हैं या जो भी प्लेयर हैं उनसे बात होती थी तो वो कहते थे हम ग्राउंड में जवाब देंगे, हम इंडिया से खेलने नहीं आए, हम तो वर्ल्ड कप जीतने आए। भैया वर्ल्ड कप जीतने आए, हम थोड़ा सा इंतजार कर गए। हमने कहा जी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सही खेल लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ ये कि वार्नर साहब का कैच ड्रॉप किया उसामा मीर ने, और उसके बाद उन्होंने की हमारी अच्छी खासी धुलाई। उस धुलाई के बाद मिच मार्श ने कहा कि ये धुलाई कर रहे हैं, मैं भी धुलाई कर लेता हूं। दोनों ने अच्छा खासा धोया। धोने के बाद जब पता चला कि ऑस्ट्रेलिया 368 रन बना चुका है, हमने कहा जी मैच तो चला गया। फिर पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने कहा नहीं, हम तो नंबर 1 हैं। नंबर 1 ने फिर वापस बल्लेबाजी स्टार्ट की। आपको स्टार्ट भी अच्छा मिला, इमाम उल हक भी अच्छा खेले, अब्दुल्ला शफीक भी अच्छा खेले, लेकिन बचगानापन नहीं जाता ना। पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की टीम और बचगानापन चला जाए, ऐसे हो नहीं सकता। जब वो सेटल थे तो फिर तकलीफ हुई हमारे एक ओपनर को, उन्होंने कहा जी मैं आउट हूंगा। वो आउट हुए, उसके बाद बाबर आजम आए, फिर दूसरे ओपनर आउट हुए, फिर बाबर आजम आउट हुए, फिर रिजवान आउट हुए, फिर सऊद शकील आउट हुए, फिर इफ्तिखार आउट हुए। अब सारों की डिटेल मैंने क्यों नहीं बताई, क्योंकि सारे ही उस स्टेज पे आउट हुए जहां पे मैच बना हुआ था। द मूवमेंट कमेंटेटर्स टेल्स अस के भाई मैच पाकिस्तान की गिरफ्त में है। हमारे बल्लेबाज मेरे ख्याल उनको सुन रहे थे, उन्होंने कमेंटेटर्स को गलत करना था। उन्होंने कहना था कि पाकिस्तानी कौम जो है हमसे एक्सपेक्ट ना करे। उन्होंने जो है वहीं पे विकेट दे दी। ऑस्ट्रेलिया से हम हार गए, हमने कहा कोई मसला ही नहीं है, अभी तो बेबी टीम है हमारी अफगानिस्तान, हम अफगानिस्तान से जीतेंगे। फिर हुआ यह कि अफगानिस्तान के साथ हमारा मैच हुआ और अफगानिस्तान ने हमारे खिलाफ 4 स्पिनर्स, स्पिन जो हमारी किसी जमाने में स्ट्रेंथ हुआ करती थी, अब हमने स्पिन को अपने सर में सवार कर लिया है। जिस नूर अहमद की अफगानिस्तान की टीम में जगह नहीं बनती थी, उस नूर अहमद को हमने थोक के हिसाब से विकेटें दी। क्या कप्तान, क्या नायब कप्तान, क्या इफ्तिखार, जो भी खेला, या तो नूर के हाथों आउट हुए या फिर कोई और बॉलर जो है नूर के प्रेशर से उनको आउट कर गया। और यूं फिर अफगानिस्तान का जब चेस स्टार्ट हुआ तो जिस विकेट पे हम बल्लेबाजी कर रहे थे, पहले ये कहा जा रहा था कि वो बॉलिंग विकेट है। जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था वो बैटिंग विकेट बन गई और अफगानिस्तान ने हमें 8 विकेट से शिकस्त दी। और ये तारीख की एक बदतरीन शिकस्त थी जो कि 11 साल बाद अफगानिस्तान ने दी। उसके बाद हमने कहा कोई मसला ही नहीं, दिल बोल रहा है, हम साउथ अफ्रीका से जीतेंगे, हम तो साउथ अफ्रीका को मारेंगे, उसके बाद हम बांग्लादेश को मारेंगे, फिर न्यूजीलैंड को मारेंगे और उसके बाद आखिर में इंग्लैंड की तो फॉर्म ही नहीं है, वो तो हमसे मार खा जाएगा और हम आगे पहुंच जाएंगे। आज हमारा साउथ अफ्रीका के साथ मैच था और सितम जरीफ ये देखिए, ओपनिंग स्टार्ट तो अच्छा ना मिला, उसके बाद एक लम्हे 85 पे सिर्फ हमारे 2 खिलाड़ी आउट थे। रिजवान साहब ऐसे शॉट्स लगा रहे थे, मुझे उनमें क्लासन की जो है ना वो रू नजर आ रही थी, ऐसे जबरदस्त शॉट, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आपको रू गलत नजर आ रही है। उनको शॉर्ट पिच बॉल आया, टक किया, आउट हुए, वापस बाहर चले गए। उसके बाद पीछे कप्तान, कप्तानों के कप्तान बाबर आजम, तमाम तर बादशाहों के बादशाह किंग बाबर आजम विकेट पे मौजूद थे। हमेशा से ऐसे ही होता है कि 40 गेंदों पर उनके 45 रन होते हैं या फिर 45 पे 40 रन होते हैं। वो जो 5 रन हैं बाबर आजम, वो बनाने में 15 से 16 गेंदें ले जाते हैं और वो बाबर आजम प्रेशर जो है वो क्रिएट करते हैं अपने दूसरे बल्लेबाज पे। वो किस तरह कि जब वो 50 कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद ऐसी शॉट खेलते हैं जैसे उनके ऊपर से बिल्कुल स्पिनर्स का प्रेशर हट गया, स्पिनर्स का हवा हट गया। और आज भी एक अजीब व गरीब शॉट खेलकर बाबर आजम आउट हुए। और बाबर आजम को आउट किसने किया? शमसी ने। जिस शमसी की साउथ अफ्रीका में जगह नहीं बनती, वो शमसी बाबर आजम को भी आउट कर गया, इफ्तिखार को भी आउट कर गया। 2 तो हमारे चलते फिरते बल्लेबाज से जो शमसी के हाथों आउट हुए, जिसमें एक सर शाहीन शाह अफरीदी हैं जो ऊपर इस तरह आते हैं जिस तरह शाहिद अफरीदी की तरह छक्के लगाएंगे, अभी जो है पाकिस्तान के लिए 50 गेंदों पर 150 रन बनाएंगे और वापस आउट हो जाएंगे। उसके अलावा हमने इफ्तिखार को, कल उन्होंने अच्छे रन बनाए, हमने ऊपर भेज दिया। अबे क्या सोच के भेजा भाई, क्या सोच के भेजा, ये हमें बताएं, ठीक है। और थोड़ा सा स्टोरी और पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान का रिवर्स कहां से स्टार्ट हुआ? पाकिस्तान का रिवर्स स्टार्ट हुआ एशिया कप में, जब इंडिया के खिलाफ हम वन साइडेड मुकाबले में हारे। इंडिया के खिलाफ वन साइड मुकाबले में हारे और उस वक्त इंडियन टीम का कॉम्बिनेशन नहीं था। इंडिया अपने बल्लेबाजों का कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा था, इंडिया अपने बॉलर्स का कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा था, इंडिया अपने स्पिनर्स का कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा था। हमने उनको कॉम्बिनेशन बना के दिया, उनकी बैटिंग का भी, उनकी बॉलिंग का भी, उनके स्पिनर्स का भी। वहां से इंडिया का रूट स्टार्ट हुआ और हमारा डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। होता यह कि हमारा जो डिक्लाइन था उसके ऊपर हम वर्कआउट करते हैं, लेकिन एशिया कप हारने के बाद हमारे सुपरस्टार बाबर आजम और रिजवान यहां से गए दुबई, उन्होंने दिए लेक्चर और बड़ी बुलंदोबाज बातें की और फिर यह कहा जाने लगा कि बाबर आजम
शाहीन शाह अफरीदी के वलीमे में नहीं आएंगे, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में तो उनकी नोकझोंक हुई, लेकिन वहाँ से अपनी बेहतरीन ओडी गाड़ी में बैठे वो, बल्कि पहले फ्लाइट में बैठे, कराची पहुंचे, फिर ओडी में बैठे, शाहीन शाह अफरीदी के वलीमे में पहुंचे। इतना ही नहीं बल्कि वहाँ से इस्लामाबाद भी आए, उन्होंने प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ वलीमा अटेंड किया। फिर एक बहुत बड़ा महाज था कि कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो रहे थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए पीसीबी के साथ। पीसीबी के चेयरमैन जो कि आज इस टीम के फ़ोन नहीं उठा रहे, बाबर आजम के फ़ोन नहीं उठा रहे, उन्होंने कहा ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने अपने प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। 20 से 25 दिन से जिन दिनों में कैंप लगना चाहिए था उन दिनों में कैंप नहीं लगा, उन दिनों में शादियाँ अटेंड हुई, उन दिनों में साजिशें हुई कि सरफराज को टीम से बाहर होना चाहिए, उन दिनों में साजिशें हुई कि इमाद वसीम को टीम से बाहर होना चाहिए, उन दिनों में साजिशें हुई कि मोहम्मद आमिर को टीम से बाहर होना चाहिए। उन दिनों में बस 2-3 बंदे ही आए, उनमें अब्दुल्ला शफीक हो गए या सऊद शकील हो गए जो कि आए, कोई कैंप नहीं लगा। भाई नंबर 1 है ना, हम क्यों खेलें, हम तो नंबर 1 है, नंबर 1 तो कभी खेलता ही नहीं है। जब हम तनकीद करते थे अबे ये और शोएब जट वैसे ही लगे रहते, इसका और शोएब जट का कोई काम ही नहीं है, ये और शोएब जट और इनके 3-4 दोस्त वैसे ही लगे रहते। और बात साफी ऐसे हैं जिनके ट्वीट्स भी मेरे पास पड़े हुए, जिन्होंने ये भी ट्वीट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह सरफराज टीम में मौजूद नहीं है। और ये खवातीन हज़रात वही साफी हैं जिन्होंने सरफराज की कप्तानी में उनको आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट किया, क्योंकि सरफराज बेचारा हमारी तरह का प्लेयर है, आपकी ट्वीट लाइक भी कर देता है, रीट्वीट भी कर देता है। जब वो थोड़े से ब्रांड बने, उनको ट्विटर पे फॉलोइंग मिली, उन्होंने बाबर आजम को उठा लिया, शाहीन को उठा लिया और एक ऐसी टीम को प्रमोट करते रहे जिसका दमखम आपने देख लिया कि वर्ल्ड कप में अपने तमाम तर अभी तक के मुकाबलों में सिर्फ 2 कमजोर टीमों के साथ अपने मुकाबले जीत सकी। आज वही सहाफ़ी बाबर आजम के खिलाफ बात करते हैं और वो सहाफ़ी कल बाबर आजम के हक में बात करते हुए हमारे खिलाफ बात करते थे। वो कहते थे कि ये ब्लैकमेलर्स का टोला है, हम कहते थे कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती, हम कहते थे कि ये प्लेयर बहुत बड़े हैं लेकिन इनको कप्तानी नहीं आती, लेकिन वो साथी उस वक्त कहते थे कि ये ब्लैकमेलर्स हैं, ये ब्लैकमेलरों का टोला है जो कि बाबर आजम के खिलाफ है। बाबर आजम हमारी शान है, बाबर आजम पता नहीं किंग है, हमारी टीम नंबर 1 है, हम कभी नंबर 1 नहीं आए। और अब क्या हुआ भाई, आप वर्ल्ड कप हार चुके हैं, आप वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं और अब एक कहानी बनाई जा रही है कि बाबर में और रिजवान में और शाहीन में झगड़ा था। ये कहानी है, ये कहानी इस वजह से बनाई जा रही है कि बाबर, रिजवान और शाहीन में से किसी एक को कप्तान बनाया जाए और हम वापस अपने टोले के साथ इस टीम में शामिल रहें। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। खबरें आ रही हैं, खबरें हम ब्रेक भी करेंगे और इस तमाम तर मैच के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जवाद ज़ियारफ साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और उसके साथ हमारे साथ मौजूद है हसन रजा साहब। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आज बहुत ज़्यादा एग्रेशन नजर आ रहा है और एग्रेशन जिस तरह से बाबर आजम फील्डिंग में नजर आ रहा था, आज आपको भी बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है हारने के बाद। हसन भाई इंट्रो लंबा नहीं हो गया? हाँ, काफ़ी लंबा हो गया है। ये चीज़ें जो आज हो रही हैं, अगर ये पहले मैचेस में हो जाती, शुरू में हो जाती, तो शायद कोई रिजल्ट आया था इसमें। और रिजल्ट यही था कि आज फाइटिंग नज़र आ रही थी पाकिस्तान टीम में, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी आप देखें, मगर चीज़ें पहले होनी चाहिए थी। और अगेन अफसोस हो रहा है कि नंबर 1 टीम जो है वो आपकी रैंकिंग में आई हुई थी 50 के गेम में, और उसकी ये जवाद ने कहा था स्कैम है, वो स्कैम है, वो वट एवर स्कैम है, मगर टीम कॉम्बिनेशन अभी तक नहीं बन पाया। कभी कप्तानी में डिबेट चल रही, कभी बॉलिंग में हमारे पास बॉलर नहीं है। उसके बाद जो हमारे जो मेन कैप्टन, वाइस कैप्टन है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वाइस कैप्टन को अनफिट किया जाए और उसकी रिप्लेसमेंट पे प्लेयर आए। वो कौन से प्लेयर आए, डगआउट में ही बैठे हुए। तो अगेन जब श्रीलंका का टेस्ट मैच 2 जीत के आया, उसके बाद भी 2 दिन का कैंप लगा कराची में, कोई भी लाएमल देखा नहीं जा रहा था कि पाकिस्तान टीम के बॉलर्स और बैट्समैन जो है बैटर्स, वो किस तरह से सिलेक्ट किए जाएंगे। हसन अली बीच में टीम में आ गया, उसके बाद फिर वही रिवायती हमारा जो नवाज़ हैं एज़ यूजुअल, वो लेफ्ट आर्म ऑप्शन बने शदाब के बाद। तो ओवरऑल देखें तो मिस्टेक्स नज़र आ रही थी और हमें अभी भी सीखने का मौका मिलना चाहिए। आगे सीखेंगे तो कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे, मगर एशिया कप में नहीं सीखे हम, उसके बाद वर्ल्ड कप की हमारी तैयारी नहीं थी, उसमें हम नहीं सीखे। तो ये चीज़ें तो होनी थी और ये चीज़ें फर्स्ट क्लास में भेजेंगे, वहाँ पर सीख जाएंगे। अब फर्स्ट क्लास में भेजेंगे और वहाँ पर सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। वहाँ पर जाके अहमद शहजाद सीख रहे हैं माशाल्लाह से, सारे सीख रहे हैं, परफॉर्म करके भी वापस नहीं आ रहे। फर्स्ट क्लास का मतलब ये है कि जाओ इसको रगड़ा लगाओ, 8-9 साल का रगड़ा लगे, उसके बाद देखेंगे। देखें जो सरफराज को रगड़ा दे दिया है, शायद उससे बड़ी एग्जांपल की आज मुलाकात हो चुकी है चेयरमैन साहब के साथ। चेयरमैन साहब के साथ हुई, क्योंकि फर्स्ट क्लास में वो जीते भी हैं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रह चुके हैं। 28 कैचेस उन्होंने लिए, विकेट कीपिंग में रन्स भी किए। ओवरऑल फिर साउथ अफ्रीका पाकिस्तान पे आएंगे कि क्या आपके पास वो क्वालिटी बैटिंग ही नहीं है कि आप जो है वो 3 ओवर पहले आउट हो रहे हैं, 46.4 बॉल्स पे जो है आप आउट हो गए हैं। इसके बाद ये एक दिन नहीं है, चौथी दफा हम आउट, चौथी दफा आउट। उससे पहले 10 ओवर पहले हम आउट हो गए। अगर महाराज की बात करें, अगर टेल की बात करें, उनका टेल में हमारे टेल में फ़र्क आप देख लें कि टिल एंड तक फाइट कर रहे थे।
मगर कोई विकेट नहीं दे रहे थे, डिफेंसिव खेल रहे थे और टीम के लिए फाइट कर रहे थे। तो वही चीज़ है कि हमारी नज़र नहीं आती इसके बाद जिस तरह से बैटिंग ऑर्डर आउट हुआ है, सेट होके आउट हो रहे हैं। हम पहले भी ये कह रहे हैं 30 रन जिस प्लेयर ने कर लिए हैं 50 ओवर के मैच में, ये 40 रन कर लिए हैं, वो मैच को पूरा लेके जाए। और जहाँ जहाँ तीनों बैटर्स अच्छा खेल रहे होते हैं वहाँ पर आउट होके आते हैं। इट मीन्स के इसको आउट ऑफ फॉर्म नहीं कहते, इन फॉर्म बैटर्स हैं, मगर शॉट सिलेक्शन थ्रू आउट जो है वर्ल्ड कप में बैट्समैन की बहुत ही नाकिस रही है। ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हाँ जी, बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो यार आज तो। फ्रैंकली आई एम डेविस्टेटेड। बहुत अच्छा मैच, मतलब लेट्स जस्ट गिव द क्रेडिट जहाँ पे ड्यू है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बॉलिंग में बहुत अच्छा फाइट बैक किया। किसी भी सूरत ये 270 का विकेट नहीं था। आपका इनिशियली जो फर्स्ट 10-12-15 ओवर थे दोज वर नॉट सो गुड, लेकिन अगले 34-33 ओवर आपने किए वो बहुत अच्छे थे। फील्डिंग में भी आपने बहुत जान मारी। आज लगा कि एक टीम जो है वो एफर्ट कर रही है, जीतना चाह रही है, लेकिन जो अनफॉर्चुनेट मिसअप शुरू में आप कर चुके थे वो आपको बाइट कर गया इन दी एंड। 270 का विकेट कहीं से भी नहीं था। आपने एक दफ़ा फिर से स्लो स्टार्ट किया, लेकिन आज के स्लो स्टार्ट में ना एक और भी बहुत अजीब व गरीब सी चीज़ आपको देखने की मिलेगी। व्हेन यू सी द स्कोर कार्ड ना, तो बाबर आजम स्कोर्ड 50, रिजवान स्कोर्ड 31, उसके बाद इफ्तिखार स्कोर्ड 21, सऊद स्कोर्ड 52, शादाब स्कोर्ड 42, 44, इस तरह 43, एंड देन नवाज स्कोर्ड 24 सॉरी। सो माय पॉइंट इज कि हर बंदा, एवरीबडी गॉट इन, एवरीबडी गॉट आउट। जब जैसे ही ऐसे लगता था यार अब ये सेट हो गए, अब जो है ना हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, हम अगेन उसी तरीके से आउट होते रहे हैं। और एक जो प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही है वो इट स्टार्टेड इन इंडिया वाली गेम से स्टार्ट हुआ था। 155 फॉर 2, 191 ऑल आउट। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाली गेम में 266 फॉर 4, 305 रन ऑल आउट। और आज अगेन 225 फॉर 5 एंड 270 रन ऑल आउट। तो आई 100% एग्री विद हसन भाई कि हमारी टेल जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली मुझे वो 90s वाली टेल की फीलिंग दे रही है, जो अपनी टांगे गोडे शोडे बचा रहे होते हैं कि यार हमें बॉल किसी तरह ना लग जाए एंड वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस एज सून एज पॉसिबल। जब इस तरह की गेम्स आती हैं तो उसमें आपको हमेशा ना आपकी टेल से थोड़ी बहुत सपोर्ट चाहिए होती है। आपने वो मैच देखा था जिसमें साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड्स का, साउथ अफ्रीका एक ही मैच आ रहा है जो नेदरलैंड्स से आ रहा है, उनका नंबर 9 का प्लेयर आके जो हसन भी 3 छक्के मार गया था इन दी एंड आके। माई पॉइंट इज कि यार ये हर दिन नहीं होगा, अंडरस्टैंड, हर दिन उनको 3 छक्के कोई नहीं मारेगा, बट एटलीस्ट यार शो सम स्पिरिट, शो समथिंग कि आप 50 ओवर खेलने की एबिलिटी रखते हैं। जो आपने 3 मैचेस पिछले हारे हैं तो ऐसा लग रहा है आपके अंदर 50 ओवर खेलने की कैपेबिलिटी नहीं है। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू मेंशन नवाज अगैन। यार मतलब व्हाट आर यू, आप हैं क्या, मुझे समझ से मेरी बाहर है भाई। तुम ऑलराउंडर हो, तुमने एक मैच में करके देख लिया, दूसरे में करके देख लिया, तीसरे में तुमने आज फिर वो हरकत की है। एटलीस्ट प्ले द 50 ओवर्स भाई। अपने 18-20 बॉलें जो ज़ाया किए ना, अगर आप वो 18 बॉलें रोक भी लेते या इधर उधर सिंगल भी लेते, आप 10-15 रन ऐड करते और इवेंचुअली वो आपको 10-15 रन आज मैच जिता जाते। तो मुझे समझ नहीं आ रही है इनकी अप्रोच क्या है। वेरी डिसअपॉइंटेड एंड ऑनेस्टली हार्ट ब्रोकन। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्लली इस मैच से हम टूर्नामेंट में वापसी ज़रूर करेंगे। मेरी एक फ़नी फीलिंग है कि मुझे लग रहा था हम ये 3 मैच जीतेंगे एंड वील एंड अप लूजिंग टू इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड भी जब वो डाउन एंड आउट होंगे तो दे विल गिव इट देयर बेस्ट। तो मुझे लग रहा था हम वो मैच हारेंगे, लेकिन हमने यही हार के अच्छा ये कर दिया कि अब इसके बाद इस मुल्क में कितने भी लोग, जो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के मैचेस देखने के लिए बैठते थे ना, अब इंशाल्लाह वो लोग अपने अपना काम करेंगे। एंड थैंकफुली वी आर आउट ऑफ दिस मैस। ये जो वर्ल्ड कप में मैच हमने किया ना, वी आर आउट ऑफ इट। एक मैं चीज़ देख रहा था आज मैच के बाद कि सारे अफसरदा नजर आ रहे थे। उसके बाद मैंने इमाम उल हक को देखा है कि क्रीज पे जाके जो ना एकदम से गिर गए, वो जैसे सेमीफाइनल हार गए शायद। तो मुझे ये समझ नहीं आई चीज़ कि मिडिल ऑर्डर बल्कि टॉप ऑर्डर बैटर्स तो आप थे इस वर्ल्ड कप के, और जो आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप किस तरह से आउट हुए थ्रू आउट। थर्ड मैन फाइनल लेग मिड विकेट, ये 2-3 जगहें थी जहाँ पर आप आउट हुए, और उसके बाद वो अफसोस कर रहे हैं कि ये क्या हो गया। इट मीन्स कि आप पाकिस्तान से खेल रहे हो, आपका गेम प्लान क्या है, आपके पास आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। यानी कि मुझे याद आ रहा है कि हम तो इंटरनेशनल मैच में या शारजा कप में या एशिया कप में कभी नाम आता था हमारा, तो हम पहले तो रातों को नींदें नहीं आती थी हमें। उसके बाद फिर हमें डोमेस्टिक में खेलने का बोलते थे, डोमेस्टिक भी खेलते थे, सारे प्लेयर्स जाते थे हसन भाई, मगर मुझे तो समझ नहीं आती, उस पर परफॉर्म भी करना पड़ता था। अगर डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस ख़राब हो गई तो फिर वापस डर लगता कि पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी हमें टीम में ना ड्रॉप कर दे गई। तो यहाँ पर तो कोई अलमिया नहीं रहा है। और एक इवेंट होता है वर्ल्ड कप, एशिया कप, उसमें आपकी एग्जाम्पल शो होती है, आप प्लान करके जाते हो कि यार मैंने कट शॉट नहीं मारना है, मैंने पुल शॉट नहीं मारना, मैंने क्रिकेट सामने खेलनी है, सामने क्रिकेट खेलूंगा। ये वर्ल्ड कप, ये इवेंट ऐसा है कि जहाँ पर मैं पाकिस्तान के लिए 1-2 साल खेलूंगा, 4 साल सब कुछ हार गए। पिछले 4 सालों में हम 2 T20 हारे, एशिया कप हारे,
श्रीलंका की बेबी टीम से आ रहे, फिर एशिया कप ओडीआई का आ रहे, अब वर्ल्ड कप हार चुके हैं। आज पहली दफा जब टीम प्रेशर में थी, लग रहा था कि ज़का अशरफ साहब कॉल नहीं उठा रहे, सलमान नसीर साहब कॉल नहीं उठा रहे। आज बाबर आजम कप्तान लगा फील्ड में। देखिए आज फील्ड में सर, तो लगा लगे या नहीं लगा? बिल्कुल लगे। आज कप्तान एनर्जी लगा। लेवल फील्डिंग में, आज बॉलिंग में उसने नजर आ रही attack थी। किया। आज उसने कॉपी में नहीं लिखा हुआ था कि 50वां ओवर आज पॉइंट पे फील्डिंग कर रहे थे, खुद पॉइंट पे फील्डिंग कर रहे थे, 2 कैचेस भी लिए उन्होंने आज और एग्रेशन तो दिखा रहे मतलब थे ये है अपना। कि काम सारा आपको आता है, लेकिन जब हमने आपको सर पे चढ़ाया हुआ है, आप काम नहीं करेंगे। जब आपको हम रखेंगे ना सरफराज की तरह कि तुम अगले महीने के लिए कप्तान हो, तो रखे ना प्लेयर्स को। आप प्लेयर्स को रखें। सरफराज ने हमें चैंपियंस ट्रॉफी जितवा के दी। क्यों जितवा के दी? हमने सरफराज को सीरीज टू सीरीज कैप्टन रखा। हर सीरीज के बाद हम सरफराज को कहते थे भाई इसको रिव्यू किया जाएगा, आप अगली सीरीज में कप्तान जाएंगे या नहीं, ये इस सीरीज पे होगा। और इसी तरह उसे चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई। पाकिस्तान की साइकी ये है कि यहां पर जब तक ऊपर डंडा ना हो ना, तो स्टार्डम आ जाता है प्लेयर्स में। इसके ऊपर बात करेंगे। यहां पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। हम बात कर रहे थे कैप्टनसी के हवाले से और सरफराज अहमद की एक बहुत बड़ी मिसाल दी थी मैंने कि क्यों उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल अपने नाम किया। और कैप्टनसी के हवाले से मैं सवाल थ्रो करना चाहता था। जवाद ज़ियारफ हमारे साथ मौजूद है। जवाद, बताइएगा कैप्टनसी के हवाले से आज आपको कैसी कैप्टनसी लगी और ये कैप्टनसी पहले हमें ऐसी देखने को क्यों ना मिली? देखिए पाकिस्तान की इनिंग्स की जो बॉलिंग इनिंग्स थी उसके लेटर पार्ट में आई 100% एग्री टू यू कि उनकी कैप्टनसी आज बहुत ज़्यादा बेहतर लगी, बहुत ग्रूम लगे, उनके कुछ चेंजेस भी बहुत अच्छे लगे। लेकिन कुछ चीज़ें मेरे ख्याल में अभी भी एट फॉल्ट थी। जैसे कि पहले 10 ओवर के अंदर हमने 5 बॉलर्स को ट्राई किया। आप नॉर्मली ये तब करते हैं जब आपके पास कोई प्लान नहीं होता। मिसाल के तौर पे नवाज काम नहीं कर, वी स्टार्टेड ऑफ विद इफ्तिखार। आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर इफ्तिखार स्टार्टिंग विद द न्यू बॉल इन एन ओडीआई एवर। वेरी फर्स्ट बॉल वाइड बॉल। एग्जैक्टली माय पॉइंट। आपने कभी करवाए नहीं भाई। इस चीज़ का स्पेशलिस्ट नवाज है। अगर आपने करानी है तो भाई ये काम आप नवाज से करवाएं, बट यू स्टार्टेड विद इफ्तिखार। उसके बाद आपने अगला ओवर दिया शाहीन को, फिर 2 ओवर के बाद आप इवेंचुअली नवाज को ले आए। तो भाई जो नवाज को 5वें ओवर में लाना ही था तो फिर स्टार्ट उससे करा। हुज अ स्पेशलिस्ट स्पिन बॉलिंग ओपनिंग बॉलिंग है, करता है T20 में भी, तो मेरे ख्याल में वनडे में भी कर सकता था। फिर सबसे बड़ी वरीसम बात जो कैप्टनसी का जहाँ पे मेरे ख्याल में प्रॉब्लम आ रहा है, आपने पहले 10 ओवर में 5 बॉलर से बॉलिंग करवाई है। ये पता है कब होता है? ये तब होता है जब आपको अच्छा यार तेरे से नहीं हो रहा तू कर ले, तेरे से नहीं होता तुम कर लो, तेरे से नहीं हो रहा तुम कर लो। दिस इज एक्चुअली व्हाट वाज गोइंग अराउंड इन द फर्स्ट 10 ओवर्स। ये कोई भी टीम, आप कोई भी मैच उठा के देख लें, 10 ओवर में 5 बॉलर बॉलिंग नहीं कराते। तो आपके पास कोई प्लान था ही नहीं। आप अल्लाह तो कल चल रहे थे कि यार कुछ तो चलेगा इवेंट, लेकिन फ्रैंकली वो कुछ भी नहीं चला। एक डिकॉक ने पुअर सा शॉट मारा, उस पर आपको विकेट तो मिल गई, लेकिन उसके अलावा कोई चीज़ काम नहीं की। और लास्टली बाबर आजम ने ये बात समझ में आनी चाहिए थी भाई कि आप ये मैच रन्स रोक के नहीं जीत पाएंगे। द ओनली वे टू गेट देम आउट वाज टू अटैक एंड गेट देयर विकेट्स। मैच जीतने का द ओनली वे वाज कि आपने विकेट्स लेनी है। आपने भाई स्लिप नहीं ली। आप टाइम एंड अगेन बॉल स्लिप के थ्रू चली गई। इवन जब मिलर अंदर आए तब भी आपने स्लिप नहीं ली। इवन जब उसके बाद नया जेंसन आए तब भी आपने स्लिप नहीं ली। तो मेरे ख्याल में कैप्टनसी को जहाँ पे ऑन फील्ड चेंजेस की बात करते हैं क्रेडिट देता हूँ, एग्रेशन की बात करते हैं क्रेडिट देता हूँ, लेकिन फील्ड प्लेसिंग और स्पेशली नॉट कीपिंग अ स्लिप एट दैट टाइम वाज एक्चुअली क्रिमिनल। तो मेरे ख्याल में उन्होंने कुछ बेहतरी ज़रूर दिखाई है, बट मेरे ख्याल में बहुत सारे फ्लॉज हैं। एंड इन ऑल ऑनेस्टी मैं बहुत बड़ा सपोर्टर था बाबर आजम को टाइम देने के लिए एज अ कैप्टन, बट फॉर मी मेरे ख्याल में द गेम इज़ ओवर नाउ। द गेम इज ओवर हसन भाई नाउ। और आज जिस तरह हमने तारीफ तो की कि वहाँ पे एग्रेशन भी नज़र आ रहा था, टीम जल भी नज़र आ रही थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है हसन भाई कि ये पहले क्यों नज़र नहीं आया? ये अफगानिस्तान के खिलाफ नज़र क्यों नहीं आया? ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नज़र क्यों नहीं आया? और ये इंडिया के खिलाफ नज़र क्यों नहीं आया? मिकी आर्थर, टीम मैनेजमेंट डिसाइड करे बॉलर्स, जो बॉलर की लेंथ किधर करनी है, कहाँ पर प्लेयर्स को यूटिलाइज करना है। यही चीज़ होती है कॉम्बिनेशन। स्टाफ जो बैठा है उसका काम क्या होता है? आपने भी क्रिकेट खेली है, हम आपके भी फैन रहे। मिकी आर्थर ग्राउंड में जब प्रैक्टिस करवा के खत्म हो जाता है ना, उसके बाद कप्तान का और 11 प्लेयर्स का काम है। देखिए कि उसको एग्जीक्यूट करना। आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं तो मिकी आर्थर क्या करे? फिर वो कैप्टन ही करेगा ना। कैप्टन एग्जीक्यूट करता है और कैप्टन की फ्लॉज जो भी चीज़ें अच्छाइयाँ भी हैं बुराइयाँ वो हम लोग बता रहे हैं। यही बता रहे हैं कि बाबर आजम कंफ्यूज नजर आए थ्रू आउट पूरे वर्ल्ड कप में। और कंफ्यूजन यही थी कि मैं इसको खिला लूँ, उसको बिठा दूँ, उसको बॉलिंग करवा लूँ, कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन नहीं नजर आ रहा था। फिर अपनी परफॉर्मेंस का उनको लगा हुआ है कि 19 सेंचुरियाँ हो गई हैं, अभी तक उस स्टेज से बाहर नहीं निकल रहे। वो दूसरे प्लेयर्स जितने भी हैं वो कंसिस्टेंट 48 की सेंचुरी कर चुके हैं, विराट कोहली, और क्लोज टू द सेंचुरीज मजीद जा रहे हैं। और जितने प्लेयर्स हैं इस वर्ल्ड कप में, डी कॉक जैसे प्लेयर्स हैं 3 सेंचुरियाँ करी हैं। तो कैप्टनसी का एक आर्ट होता है और यूटिलाइज करना पड़ता है अपने प्लेयर्स को। जब आपको कमांड दी गई है, यही वो टीम है 4 साल से अपने प्लेयर्स को आप खिला रहे थे, मगर अचानक से आपको क्या हुआ एशिया कप के बाद
एशिया कप में भी देखें आप तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। फिर जो बॉलर्स लेके गए उनको यूटिलाइज कर, आज भी तो बॉल कर रहे थे वसीम जूनियर, आज लग रहा था रिवर्स स्विंग कर रहे थे, और जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल कर रहे हैं, स्टंप्स में मार रहे हैं, यॉर्कर बॉल्स कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपने पहले करवानी थी बॉलर से जाके, मिड ऑफ पे आना था, मिड ऑन पे आना था, लॉन्ग ऑन पे। और कैप्टन का काम क्या होता है? प्लेयर को लड़ाना, फाइट करवाना, उसको कॉन्फिडेंट देना। ये नहीं कि अपने जो 50 रन किए 60 रन किए और साइड पे हो गए। तो इंडिविजुअली जो है ना वो प्लेयर नजर आ रहे थे। 65 बॉल पे जो उन्होंने 50 रन किए हैं, जो वो आउट इज नंबर 1 बैटर राइट नाउ। नंबर 1 बैटर है। नंबर 1 बैटर दूसरी टीमों के देखें किस तरह से आगे खेलते हैं। जब जैसे ही मिलर क्लियर आए बैटिंग के लिए, उसामा बॉल करे थे, उन्होंने निकल के मिडल पे 6 रन मारे। स्ट्राइक रेट जितने बैटर्स हैं उनका स्ट्राइक रेट देखें फार बैटर पाकिस्तानी बैटर से बहुत हाई लेवल का है। तो ये फ्लॉज हैं और यही नुकसानदेह चीज़ें हैं कि हमें फिर अगेन वाइस कप्तान पे आ जाते हैं। जहाँ थोड़ी सी इंजरी हुई है वो बाहर चले गए, फिर आपने दोबारा जो है सामा को डाल के लेके कि गली का बकरा वो सामा दोबारा बन जाए। बल्ले थे 43 कर चुके थे, इस वजह से वो बाहर चले गए। बल्ले से वो कर गए, बैटिंग वो कर गए। 1000 दफा बोल रहे हैं वो एज ए बॉलर खेल रहे हैं। हमें बॉलर चाहिए, जिस तरह हम कह रहे हैं कि हम स्पिनर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। स्पिनर जो गए हुए वही तो 4 साल से खेल रहे हैं, टेस्ट टीम में भी खेल रहे हैं। आपके पास नवाज और शादाब कितने मैचेस खेल चुके हैं, 3-4 साल से कंसेक्यूटिव खेले जा रहे हैं वो, और फिर उन पर रिलायबल किया जा रहा है आगे। फिर आपने इफ्तिखार से ओपनिंग में बॉलिंग कराई है, उसके बाद फिर आप जो है एंड पे नवाज को लेके आ गए हैं। नवाज को वाली बात की जवाब भी नहीं कि शुरू में लेके आए आप, पैडो भी मारे हैं, बॉल स्किड होता है। शमसी की मिसाल लिख लें आप, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी है आज आपने, भाईजान उसको स्वीपर मार रहे हैं, आप कोई कट मारने जा रहा है, खेल ही नहीं रहे थे, जो टीम के स्क्वाड में मौजूद नहीं है, इनकी प्रायोरिटीज में मौजूद नहीं है। कुलदीप जब आता है आपके पास तो कुलदीप आपसे नहीं खेला जाता, जब शमसी आता है तो वो नहीं खेला जाता। और वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन प्रोड्यूस हुए पाकिस्तान के, जो इंडिविजुअल हम लोग जो है बड़े बड़े नाम कहते हैं स्पिनर्स पे, जावेद मियांदाद, सलीम मलिक, एजाज अहमद, इंजमाम उल हक स्पिनर पे, यूनुस खान, वो प्रोड्यूस हम लोगों ने किए हैं। और मुझे लग रहा है कि आज स्पिनर को हमें पाकिस्तानियों को खेलना ही नहीं आता बिल्कुल भी। तो ये क्या चीजें चल रही हैं स्पिनर? जवाब साहब ये बताएं कि स्पिनर्स ठीक है, कोई अगर रेगुलर स्पिनर हमारे खिलाफ विकेट लेना तो बनता भी है। नूर अहमद अफगानिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, मतलब 11 स्क्वाड का। वो आया, वो छा गया। तबरेज शमसी उनके 11 का हिस्सा नहीं था, वो आया, वो छा गया। मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन? हम मेन बॉलर को विकेट नहीं देते, लेकिन हम ऐसे बॉलर को विकेट दे देते हैं कि फिर साउथ अफ्रीका के लिए और अफगानिस्तान के लिए अब मुश्किल होगी कि इनको ड्रॉप कैसे। एडम जंपा का भी बोलते हैं, फिर एडम जंपा का भी बोलते हैं, एडम जंपा, लेकिन ही वाज द पार्ट ऑफ, लेकिन रेगुलर स्क्वाड का मेंबर है, रेगुलर फर्स्ट टीम का मेंबर है। देखिए मेरे ख्याल में टूर्नामेंट जिस तरह प्रोग्रेस होना शुरू हुआ, जैसे टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ ना, एवरी टीम इज रियलाइज्ड कि आप जो है ना स्पिन पे स्ट्रगल करें, स्पेशली लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर के ऊपर भी स्ट्रगल करें, और लेग स्पिनर इन जनरल भी आप उनके ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जब एवरी टीम दैट हैज़ अ मैच अगेंस्ट पाकिस्तान नाउ, दे नो कि यार हमने करना क्या, हमने एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना है और हमने इनको पकड़ लेना है। मेरे ख्याल में हमने टाइम एंड अगेन ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि भाई हमारी ना सिर्फ टीम के अंदर बल्कि डोमेस्टिक में भी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शायद कुछ लड़के एक दो ऐसे हैं जो आपको अच्छे स्पिनर देखने को या खेलने को मिलते हैं, वरना ओवरऑल हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो बात चल रही है वो ये होती है कि घास वाली विकेट बनाते हैं, तो थोड़ी थोड़ी घास होती है, ग्रीन विकेट होता है, पेसर जो है ना वो अभी भी सर ये जो मैचेस कंपेटिटिव चल रहे हैं 700 रन मैच हो रहे हैं फर्स्ट क्लास में, बुरा हाल हुआ है यहाँ पर। तो मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि जनरली ना अगर घास वाली विकेट बनाई है तो उसमें 10 विकेटें 8 विकेटें आपका पेसर ले गया, स्पिनर के पास कुछ करने को है ही नहीं। तो मेरे ख्याल में स्पिन का एलिमेंट जो हमारी डोमेस्टिक से जा रहा है ना, दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग जो कंट्रीब्यूट कर रहा है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपकी इजाज़त से मेंशन करना चाहूँगा, द कॉमेडी विद दिस कंट्री, द कॉमेडी विद दिस कंट्री इज़ के मजाक जो हमारी कौम के साथ होता है वो ये है कि शादाब खान को अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बिठा दिया जाता है। एक कॉम्बिनेशन चल रहा था ना एशिया कप से लेके वर्ल्ड कप के पहले 3 मैचेस तक, 6 वो और 3 ये, 9 मैचेस में 9 मैचेस के बाद आपने अचानक से रियलाइज़ किया कि शादाब इज़ एक्चुअली नॉट गुड इनफ, तो हमको इस मैच में ना हमें उसामा मीर को खिलाना चाहिए। वो मैच छोटा था, वो ग्राउंड छोटा था, फिर अगला वो मैच आप हार गए। उसके बाद आपने रियलाइज़ किया कि नहीं यार मेरे ख्याल में नवाज का इशू है, तो लेट्स जस्ट सिट नवाज आउट इन प्ले शादाब इन अगैन। और 2 मैच खिलाने के बाद आपने ये फैसला किया यार कि नहीं, मेन इशू जो है वो उसामा मीर का है, इन दोनों को वापस खिलाना चाहिए। यार कितना मजाक करोगे। चलें वर्ल्ड कप के बाद अब 3 मैचेस हैं, अभी 3 मैचेस हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहां पर देख लेंगे कौन सा स्पिनर्स प्रोड्यूस करेंगे हसन भाई, और बड़े ग्राउंड्स होते हैं वहां पर कौन बॉलिंग करेंगे लंबे लंबे स्पेल्स। द पॉइंट इज कि इस शो पे भी और आई एम श्योर बहुत सारे और भी लोगों ने जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं उन्होंने ये बात की है भाई कि लेग स्पिनर, आई अंडरस्टैंड वो फुल टॉस कर रहा है, आई अंडरस्टैंड वो बॉल बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं कर रहा, लेकिन भाई आप भी तो नहीं कर रहे ना। तो आपने ऐसा क्या जज कर लिया 2 मैचों में उसामा में जो आपको लगा कि यार शादाब और नवाज को वापस खिला देना चाहिए? हसन भाई एब्सोल्युटली राइट व्हेन ही सेज कि जी ये दोस्ती यारियों का मामला चल रहा है और ये दोस्ती यारियां जब तक चलती रहेंगी यही होगा। लास्टली
एक चीज़ सर भूल जाऊंगा मैं, लास्टली बाबर आजम नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस, शाहीन शाह अफरीदी नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस एंड रिजवान नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस। जो भी कप्तान बनता है भाई, ये आपके गली मोहल्ले की टीम नहीं है। अगर आपके किसी प्लेयर के साथ डिफरेंसेस हैं तो प्लीज़ आप बड़े बन जाएं एंड सॉर्ट देम आउट रादर देन कीपिंग देम आउट ऑफ द टीम। और ये अब जब तक आप ये करते रहेंगे ना, या आप अपनी गली मोहल्ले की टीम समझेंगे या अपने खानदान की टीम बनाएंगे, तो इवेंचुअली रिजल्ट्स ऐसे ही आएंगे। और टेस्ट मैच, वनडे और T20 की प्लीज जो स्क्वाड होता है वो अलग करें, प्लेयर की एबिलिटी देखें किसमें कितना अरे पोटेंशियल हसन भाई, कितना बुरा वक्त चल रहा है, कितना बुरा वक्त चल रहा है कि आज जीता हुआ मैच भी हार गए। और ये वही बाबर आजम है जो कि चेयरमैन पीसीबी का फोन नहीं उठाते थे। अब खबरें ये आ रही हैं कि बाबर आजम चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ को पिछले 2 दिन से कॉल कर रहे हैं। ज़का अशरफ तो दूर, सलमान नसीर जो हैं, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, वो भी बाबर आजम का फोन नहीं उठा रहे। बिल्कुल सवालिया निशान है ये भी। और पास में तो मुझे पता है कि जिस तरह हम लोग सीरीज खेलने गए थे, टेस्ट मैचेस भी 3 टेस्ट मैचों में 3 कप्तान चेंज हो गए थे। 2000 की सीरीज में हमारे ऑस्ट्रेलिया से सीरीज थी, तो मेरे ख्याल में अब तो 4 साल उन्होंने गुजार भी दिए कप्तानी के, टीम नंबर 1 पे भी लेके आ गए। मगर अब वो एरर थोड़ा सा आ गया कि अपनी परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेट करें। और कंसंट्रेशन यही होती है कि फिर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरव गंगुली, बड़े बड़े कैप्टन्स आके रह के गए और खेलते भी रहे क्रिकेट। उसमें फिर वो कैप्टनसी को खैरबाग किया गए और अपनी परफॉर्मेंस पे अगर अभी भी कह रहे हैं कि नथिंग रॉन्ग विद नहीं, अभी देखें फील्ड में गए थे तो रिजवान ऑप्शन नजर आ गए आपको। वो जाहिर हो गया कि आपको रिजवान ऑप्शन नजर आ गए। 2 ओवर जो है वो फील्ड से बाहर गए तो रिजवान कैप्टनसी कर रहे थे। रिजवान इज नॉट अ ऑप्शन सर। तो अगर ये इस तरह करके कप्तानी लेंगे, हमें 2023 का वर्ल्ड कप अगर हराया है तो रिजवान, बाबर आजम, शाहीन और इमाम ने हराया है, जो कि कैप्टनसी के कैंडिडेट है। डू यू एग्री सर? 100% agreed. I believe कि it's a combination of all these people. लेकिन मेरे ख्याल में उसमें बहुत सारी से जो है ना वो बाबर आजम की थी इनिशियली, क्योंकि इनिशियली जब आप जीत रहे होते हैं ना तो फिर आपको कोई सवाल करता है, अपनी टीम का प्लेयर भी सवाल कर रहा होगा ना, ग्राउंड में जाके जवाब दूंगा। मैं वहाँ जाके जवाब दूंगा। इवन फॉर ग्राउंड में भी आपको वो कुछ कहेंगे करने को, कहेंगे अच्छा यार मैं संभाल लेता हूँ, यू डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन जैसे जैसे बाबर आजम के ऊपर प्रेशर बिल्ड होना शुरू हुआ ना, ही स्टार्टेड टेकिंग एडवाइस फ्रॉम दिस एंड दिस एंड दिस, सर्टेन पीपल से एडवाइस ली। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज पीपल। ये जो भी उनकी कैप्टनसी में डिक्लाइन आया है, आज नजर आ रहा था, आज सबसे मशवरा ले रहे थे फील्ड में। एग्जैक्टली माय पॉइंट ना, कि जब आपको ऐसा लगता है ना यार अब सब सारी कश्तियां सारी कश्तियां जल चुकी है ना, तो अब मुझे क्या करना है, तो यू लुकिंग फॉर सपोर्ट। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाह रहा हूँ यहाँ पे आप दोनों से। मैं 100% अग्रीड करता हूँ कि द वे सरफराज भाई वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम, दैट वॉज नॉट राइट। आफ्टर विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी वो तरीका ठीक नहीं था, लेकिन उसका कुछ हद तक कसूरवार ऑन ऑल ऑनेस्टी सरफराज खुद भी थे। T20 टीम में उन्होंने खेलना शुरू किया जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए। उसके बाद हमारी एक T20 सीरीज़ थी, आई थिंक इट वाज इन दुबई। T20 सीरीज़ थी, वहाँ पे हमारे ओपनर्स ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया, तो सरफराज भी बैटिंग कर रहे थे 4वें नंबर पे। उन्होंने अपने से नीचे वाले को ऊपर बेचा, फिर उससे नीचे चले गए, फिर उससे नीचे चले गए। इवेंचुअली सरफराज भाई ने उस सीरीज़ में 7वें और 8वें नंबर पे 1-2 दफ़ा बारी नहीं की और 1 आध दफ़ा बारी की। तो दिस वॉज एक्चुअली हिज ओन फॉल्ट कि उन्होंने खुद अपने आप को इतना ज़्यादा नीचे गिराया। एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं सवाल जो आप दोनों से वो ये है कि सरफराज अहमद का टीम में आने से क्या आपकी पावर हिटिंग का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है? एक बात। दूसरी बात ये है कि सरफराज टीम में आके रिप्लेस किसको करेंगे? एक फायरिंग मोहम्मद रिजवान को रिप्लेस करेंगे या एक फ्यूचर के आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सऊद शकील है उसको रिप्लेस करेंगे? हु इज ही एक्चुअली गोइंग टू रिप्लेस? देखिए, सरफराज ODI और T20 में तो नहीं आ रहे वापस। अच्छा, सरफराज आपके टेस्ट की कप्तानी लेंगे, ठीक है, और टेस्ट में ही वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। ये अभी तक जो हमारी खबरें हैं। असलन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सरफराज इज ऑलरेडी स्टार्टिंग इन द टेस्ट मैचेस। इफ आई एम नॉट ऑलरेडी स्टार्ट तो हो गए, कैप्टनसी की बात करें, प्लेयर तो खेल रहे हैं, वो लास्ट खेले थे। हाउ डज दैट हेल्प आवर ODI टीम एंड आवर वनडे टीम? और मैं 100% इस बात से भी एग्री करता हूं हसन भाई की कि भाई अलग अलग फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग टीमें बना लो, कप्तान भी अलग हो, टीम भी अलग हो। जरूरी नहीं है कि आप हर लड़के को एक ही फॉर्मेट जो है ना वो एक ही लड़के को हर फॉर्मेट खिलाते जाओ। ये जरूरी नहीं। सवाल पैदा होता है सर, आपसे भी पूछूंगा, आपसे भी पहले हसन भाई आपसे पूछे तो काफी देर से जवाब बोल रहे हैं, रेस्ट मिल जाएगी इनको कि बाबर आजम अब कप्तानी तो उनसे गई, ठीक है, अब T20 में वो कप्तान थे तो वो अपने आप को ऊपर ले आते थे और ऊपर से नीचे उनकी जगह नहीं बनती। अगर एज ए ओपनर आप उनको नहीं खिलाते ना टीम में, तो 3 नंबर पे तो आके खेल नहीं सकते, पावर गेम उनकी है नहीं, ठीक है। तो बाबर आजम के T20 में फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? T20 में फ्यूचर मेरे ख्याल में इतना लंबा नहीं होगा उनका, क्योंकि पावर हिटिंग के लिए आपको पता है शॉट्स खेलने पड़ रहे हैं। शॉट्स किस तरह से क्लासन जैसे शॉट खेल रहे हैं, लेकिन वो टॉप रन गेटर हैं, आप समझ लें T20 के। बिल्कुल है, पाकिस्तान की जानिब से भी, और वर्ल्ड में आई थिंक दूसरे-तीसरे नंबर पे हैं, मगर फिर भी उसके लिए आपको इंप्रूव करना पड़ता है। एग्जीक्यूट ग्राउंड शॉट अच्छा खेलते हैं, वो विराट कोहली की तरह फुटवर्क मूवमेंट नहीं है उनका बॉल पे जाने का आगे, यही चीज़ होगी। उसके बाद
50 ओवर्स में खेलते हैं, टेस्ट मैच में खेलते हैं। मेरे ख्याल में T20 फॉर्मेट भी अगर छोड़ना पड़ेगा, मगर छोड़ नहीं सकते क्योंकि लीग फ्रेंचाइजी क्रिकेट इतनी है, वो भी खेलना पड़ती है ना। सर T20 क्रिकेट में बाबर आजम को कहाँ पे देख रहे हैं आप? यार एज फार एज आई एम कंसर्न मैं तो उनको सिक्योर देख रहा हूँ T20 के As a opener? इवन हाँ एज एन ओपनर। अगर तो मैं बार बार यही टीम बात भी कर तो रहा हूँ नहीं। कि सरफराज भाई जिस तरह बैटिंग में नीचे आ गए ना और अपनी टीम से जगह भी गंवा पाए और कैप्टनसी भी गई, अगर बाबर नीचे आएगा तो फिर जगह कैप्टनसी नहीं जाएगी, सिर्फ जगह भी जाएगी। तो मेरे ख्याल में ही हैज डन इनफ इन द T20 सर्किट। उसने आपको इतने मैचेस जिताए हुए हैं ऊपर से कि मेरे ख्याल में अपनी अभी के ओपनिंग लिए की वजह he is से fine। फखर जमान की ओपनिंग कुर्बान करने वाला बाबर आजम क्या किसी दूसरे कप्तान के कहने पर जब नीचे खेलेगा तो उसकी अपनी फॉर्म नहीं जाती रहेगी? क्योंकि कप्तान तो कोई और होगा, देखें, अगर- मैनेजमेंट तो कोई और होगी, और वो अगर बाबर आजम को कहेंगे कि आप T20 में भी चौथे नंबर पे खेलें, तो क्या इतनी पावर गेम है बाबर आजम के पास? देखिए मेरा नहीं ख्याल है, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ कि अगर तो वो ओपनिंग स्लॉट में नहीं खेल पाते और वन डाउन में उनको देखना पड़ेगा वो कैसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन इफ़ यू आर थिंकिंग एनीथिंग बिलो वन डाउन तो मेरे ख्याल में उनका स्पॉट बनता ही नहीं है फिर टीम के अंदर। और एज फार एज फ़खर जमान इज़ कंसर्न हसनैन, मेरा पर्सनल व्यू ये कि फ़खर जमान हैज़ एक्चुअली लॉस्ट हिज प्लेस हिमसेल्फ। ये ऐसा नहीं हुआ कि बाबर ने कहा कि यार एक दिन फ़खर जमान 50 और 100 करी जा रहा था और बाबर ने कहा यार एक दिन वन फाइन डे ही वोक अप एंड टोल्ड हिम कि आप जाके वन डाउन खेलेंगे, ऐसा नहीं हुआ। ही लॉस्ट हिज प्लेस हिमसेल्फ, उनकी अपनी फॉर्म की वजह से उनकी जगह गई थी। बट फॉर द नियर फ्यूचर मुझे नहीं नज़र आ रहा बाबर आजम लूजिंग हिज प्लेस इन द T20 क्रिकेट। लेकिन यहाँ पे ये कहता चलूँ कि मुझे ये भी नज़र नहीं आ रहा था कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फ़ौरन बाद सरफराज भाई जो है वो ना सिर्फ कप्तानी से जाएंगे बल्कि टीम से भी जाएंगे। सो दिस इज़ पाकिस्तान, यहाँ पे कुछ भी होता है और ये होता भी रहेगा। यहाँ और पे एक चीज़ और ऐड मैंने किसी से जो ये शेयर किया कि यार शादाब को, वो शादाब वाली बात जो मैंने की, शादाब को रेस्ट दिया, फिर इफ्तिखार को रेस्ट दिया और फिर आज दोबारा उसामा को बाहर उठा दिया। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया यार कि इससे तो बहुत आप पता है क्या रह गया? मैंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा जी आप रह ये गया है कि आप ज़का अशरफ साहब को और मैनेजमेंट को रेस्ट दे दें, शायद इस टीम का कुछ बन जाए। ये तो चल रही है चीज़ें, देखें थ्रू आउट बोर्ड में, फिर चेयरमैन चेंज हुए, फिर सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई। क्रिकेट को इम्प्रूव कैसे करना है हमें इस कंट्री में? 25 करोड़ की आवाम वेट कर रही है। आज बहुत डिसअपॉइंट हुए, हम भी डिसअपॉइंट हुए हैं। चैंपियन टीम जो है 50 ओवर्स गेम की, इंग्लैंड देखें वो बाहर हो गई है, उसके बाद पाकिस्तान की टीम है वो बाहर हो गई, T20 फॉर्म में भी रही है, 50 में भी नहीं, रही अभी है। फिर बस तो चलेगी हमारे मीडिया में कि अगर ये हो जाए तो ये हो जाएगा, ये टीम हार जाए तो ये हो जाएगा। अभी भी लोग पूछ रहे थे, हाँ। एक्सपेक्टेशन आप देखें कर रहे हैं लोगों की कैसी है लेकिन कि शायद अगर practically तो- दूसरी टीम में हारते रहे तो शायद पॉइंट टेबल पे ऊपर आ जाए। रियलिटी की प्रैक्टिकली पाकिस्तान की टीम बाहर नहीं हुई, दैट्स द जी। रियलिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन वो जिस तरीके से हमारी आवाम या हमारे जो एनालिस्ट हैं और कुछ चंद जय्यद सहाफ़ी हैं, जय्यद हूं या फिर नो मौलूद सहाफ़ी हूं, जो भी हूं, वो जिस तरीके से टीम को पहुंचाने की कोशिश करेंगे ना, दैट इज वेरी अमेजिंग। मैं देखिए प्लेयर पावर जो है वो प्लेयर पावर इंपॉर्टेंट होती है, प्लेयर्स को एग्जीक्यूट करना, किस तरह से मैंने अपने स्टाइल से निकलना है, जबकि हमारा टॉप ऑर्डर निकल नहीं पा रहा था। अगेन यही कह रहे हैं कि हम अच्छा खेलेंगे तो अच्छी तारीफ होती है प्लेयर्स की। हाई पेड कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहे हैं अभी साइन करके गए हैं, एडवर्टाइजिंग सारी चीजें। आप पाकिस्तान से मैंने पहले ही ओ, बताया, सर, ये point रह अगर गया। पाकिस्तान से क्रिकेट खेलते सर, ये रहेंगे point आप, रह गया intro तो में। फिर क्रिकेट मिलेगी। अगर फ्रेंचाइज से खेलेंगे तो आपको क्रिकेट सर ये मिलेगी। पॉइंट रह गया इंट्रो में कि भाई उसमें कमर्शियल भी तो थे 20 दिनों में। हाँ, जिस commercial 20 दिनों में कैंप लगना था उसमें कमर्शियल भी थे, उसमें शाहीन अफरीदी की शादी भी थी, उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स भी थे, उसमें पीसीबी के साथ मैं मुलाकात भी थी। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि इससे जो है जिस तरह से हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस और दुनिया में चल रहे हैं, इतनी हाई पेडली अमाउंट मिल रही है प्लेयर्स को, उस तरह से वो एग्जीक्यूट भी करें, ना सिर्फ कंट्री के लिए भी करें और अपने लिए भी करें, अपना फ्यूचर भी बनाएं। क्योंकि आगे क्रिकेट अगर लंबी खेलनी है आपको तो क्रिकेट जो है वो फील्डर हो गया, बॉलर्स हो गया, बैटर हो गया, अब छुप नहीं सकता वो। आपकी परफॉर्मेंस जो होती है वो सबके सामने आती है। और अगर खेलना है जैसे गोरे खेल रहे होते हैं, कंट्री के लिए खेलते हैं और 2 साल खेलें या 3 साल खेलें, क्रिकेट को एंजॉय करके खेलते हैं, बर्डन बना के नहीं खेलते अपने लिए। उसमें इंप्रूवमेंट करें यहाँ और पर पाकिस्तान वक्त के हुआ लिए। चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम मैच के ऊपर डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, मैच समरी भी देखेंगे और कहाँ पे पाकिस्तान ने ऐसी गलतियां की जिनकी वजह से पाकिस्तान आज वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और हम डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पर मैच के हवाले से और सबसे पहले चलेंगे और मैच समरी के ऊपर नज़र डालेंगे कि मैच समरी क्या कुछ हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच के दरमियान, और पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान 270 for 10 in 46.4 overs. Saud Shakil 52 in 52 deliveries. Babar Azam 15, 65 deliveries. Shadab Khan 43 in 36 deliveries. Mohammad Rizwan 31 in 27 deliveries. तबरेश शमसी, या बात की जाए साउथ अफ्रीका की जानिब से 64, मार्क
Marco Johnson 43 for 3 in 9 overs, and Coatsy 42 for 2, and Nigidi 45 for 1. He was a bit expensive. When we talk about South Africa, 91 crucial innings from Markram in 93 deliveries. David Miller अच्छा खेले, 29 रन की इनिंग्स खेली, बाउमा 28 रन और क्विंटन डिकॉक 24 रन, शाहीन अफरीदी 45 for 3, मोहम्मद वसीम 50 for 2, उसामा मीर 45 for 2, and हारिस रऊफ 62 for 2. साउथ अफ्रीका won by 1 विकेट. सर ये एक विकेट पाकिस्तान का वर्ल्ड कप खराब कर गई. बिल्कुल ऐसा ही है मेरे ख्याल में. पाकिस्तान मैंने पहले भी हमने मेंशन किया था कि बहुत अच्छा पाकिस्तान ने कमबैक किया. एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये मैच प्रॉब्ली 30-35 ओवर के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया थ्रू देयर इनिशियली थ्रू उसामा. उसके बाद उसामा ने विकेट लिया. उसके बाद जो पेसर्स ने आपकी बहुत अच्छी बॉलिंग की. स्पेशल मेंशन टू मोहम्मद वसीम टुडे. हम लोग अक्सर इस बारे में सवाल करते रहते थे कि मोहम्मद वसीम का जो है बेसिकली रोल क्या है, वो बेंच पे क्यों बैठे हुए हैं और वो किस लिए गए हुए. तो मेरे ख्याल में ही इज़ आंसर सम ऑफ हिज क्रिटिक्स कि मेरे ख्याल में विद द परफॉर्मेंस पहली दफ़ा उनको अपॉर्चुनिटी मिली है इस वर्ल्ड कप में. इज परफॉर्म वेरी उन्होंने ठीक परफॉर्म किया है. एग्जैक्टली. देखो जब नहीं तो हमें वापस हारिस रऊफ की याद आ जाती थी. ऐसा ही है, लेकिन हसन परफॉर्म आप तभी करेंगे ना जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी. बिट्स पार्ट्स में आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं. देखिए नसीम शाह अगर फिट होंगे तो मेरे ख्याल में वसीम की जगह नहीं बनेगी. फिर तो हारिस की भी नहीं बनेगी. अगर वसीम भी ठीक परफॉर्म करना स्टार्ट करते हारिस बाहर हो जाएगा. एग्जैक्टली. लेकिन एज फार एज टुडे इज कंसर्न मेरे ख्याल में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. देन शाहीन शाह अफरीदी बोल्ड वेरी वेल एज वेल. बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, बहुत अच्छा कमबैक किया. इधर ना मैं एक चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ. मेरे ख्याल में वो जो एट दी एंड एक डिसीजन हुआ जो अंपायर ने नॉट आउट दिया, सिर्फ मैं उसके ऊपर बात इसलिए करना चाहता, नॉट बिकॉज उन्होंने नॉट आउट दिया, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. लेकिन मेरा ये मानना है कि अब तो जो हो गया, बट मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर द वर्ल्ड कप मेरे ख्याल में जो क्रिकेट के रूल बुक्स हैं ना उनको भी थोड़ा सा रिविजिट करने की ज़रूरत है. वाई एम आई सेइंग दिस? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसी पर्सनल फीलिंग आई और लॉट ऑफ द कमेंटेटर्स ऑल्सो फेल्ट दिस कि अंपायर ने आउट इसलिए नहीं दिया क्योंकि अंपायर को लगा कि इट वाज एन इनसाइड एज, नॉट बिकॉज द बॉल वाज गोइंग डाउन द लेग साइड, बट ही थॉट इट वाज एन इनसाइड एज. तो मेरा पॉइंट ये है कहने का कि लेट्स सपोज अगर अंपायर की ने जब बाबर ने रिव्यू लिया उसमें पता चला कि इट वाज नॉट एन इनसाइड एज, तो मेरे ख्याल में अंपायर के लिए भी थोड़ी सी ना लॉस को चेंज करना पड़ेगा. अंपायर को आपको ये बताना पड़ेगा. लेट्स से बाबर ने रिव्यू लिया, अब अंपायर का काम ये है कि वो थर्ड अंपायर को ये बताए कि भाई रिव्यू नहीं है तो फिर आउट दे. एग्जैक्टली. ये रूल को आपको मेंशन करना पड़ेगा. अंपायर खुद रिव्यू ले, टीमों का रिव्यू ना हो. एग्जैक्टली माय पॉइंट ना. अब मैं और बहुत सारे लाखों करोड़ों फैंस एक्चुअली यही समझ रहे हैं और यही देख रहे हैं कि भाई इट वाज एन इनसाइड एज जिसकी वजह से आपने आउट नहीं दिया. क्योंकि अगर जो है जो वैंडर डुसैन का आउट देखा जाए वो इससे एक्चुअली ज्यादा बाहर जा रही थी बॉल और वो इससे ज्यादा कम लग रहा था कि वो आउट है, ये ज्यादा प्लम लग रहा था. तो मेरे ख्याल में अंपायर से ये थोड़ी सी गलती हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में रूल बुक में आगे चल के इनको ये मेंशन करना पड़ेगा. रूल बुक में ऐसा ना करते हैं कि जवाब साहब के अंपायर ही हटा दें, वहां पे खड़े हो, बस वो कैमरा ही लगा हो, ठीक है, और हर गेंद जो है अगर कोई आउट वगैरह की अपील होती है तो वो बिग स्क्रीन पे आ जाए जी कि ये इसका है ये. क्योंकि वो पहले बाज लोग सेलिब्रेशन कर देते हैं, उसके बाद वो आउट रिवर्स हो जाता है, कभी कभी आउट रिवर्स हो जाता है और सेलिब्रेशन बाद में होती है. हसन अग्रीड. मेरे ख्याल में ये आगे चल के आपको देखने को यही मिलेगा. बेसबॉल अगर आप गेम से फेमिलियर हैं तो उसमें भी तकरीबन ऐसा ही होता है कि बेस पे ज़रूर उनका अंपायर खड़ा होता है, लेकिन ज़्यादातर उनके डिसीजन जो होते हैं ना वो आते बाहर से ही हैं. सो द पॉइंट इज कि देखिए जब कोई शेडी कैच होता है, मिसाल के तौर पे बॉल थोड़ा सा आगे गिर रहा है, बॉल थोड़ा सा पीछे गिर रहा है, वॉट एवर इट इज़, थोड़ा सा शेडी कैच होता है तो अंपायर जो है ना वो ऑन फील्ड अंपायर खुद रिव्यू लेता है और उसके बाद वो ना एक सॉफ्ट सिग्नल देता है कि यार मैंने आउट देना है या मैंने आउट नहीं देना. मैं ये कह रहा हूं कि जब बाबर ने रिव्यू ले लिया, अब अंपायर का काम है कि व्हेन यू टेलिंग हिम थर्ड अंपायर के यार भाई आपकी तरफ रिव्यू आ रहा है तो आप ये भी बताएं कि भाई आपका व्यू क्या है. बहुत क्लोज कॉल थी वो. व्हाई डिड यू नॉट गिव इट नॉट आउट? अगर तो ये आप कहते हैं ना कि यार मैंने इनसाइड एज की वजह से नॉट आउट दिया था लेकिन अदरवाइज बॉल विकेट में लग रहा था, तो मेरे ख्याल में द डिसीजन शुड हैव स्टूड. व्हाट आई एम सेइंग इज कि अब तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है माइनर सा टेक्निकल फॉल्ट है. दिस नीड्स टू बी सॉर्टेड. मुझे तो स्टीव बकरा याद आ गया. उस टाइम पे देखें इतना इम्पैक्ट नहीं होता था. अब्दुल कादिर मरूम ऐसे कर देते थे वो अब्दुल कादिर मरूम जो है वो भी बॉलिंग कर रहे हैं. जिस शेन वॉर्न की विकेट है मेरे ख्याल में 150-200, लेकिन वो बहुत टाइम लेते होते थे सर. टाइम नहीं, खड़े रहते थे जब देखते थे कि बॉलर जो है वो थक चुका है तो वो भी क्वालिटी अंपायरिंग होती थी और क्वालिटी बॉलिंग भी होती थी. गुड अंपायर थे और भी दीगर अंपायर, मगर ये क्लोज कॉल थी मेरे ख्याल में. अगर ये चीज़ें आज आ गई टेक्नोलॉजी, अगर ये नहीं आई हुई होती तो ये प्लम एल्बिटेबल होता, क्योंकि नी से नीचे लगा था ये बॉल. हारिस रऊफ का लास्ट बॉल था और रिवर्स हमें नजर आ रहा था बॉल,
थ्रू आउट द हम बॉल। तो सोचे कि और मैसी नासिर जो है वो फंस गया था तो ये हॉकी बहुत शायद क्लोज दिखाएंगे कॉल ही दी नहीं। है। और ना सिर्फ थोड़ा अनलकी रहे पाकिस्तान, ना सिर्फ नी से नीचे लगा था, आप कंटिन्यू कीजिएगा, ना सिर्फ नी से नीचे लगा था बल्कि लेग स्टंप भी थोड़ा सा नजर आ रहा था। थोड़ा सा लेग स्टंप नजर आ रहा था, वो हमें पिक्चर में नजर आ रहा था। अगर मैं टेक्नोलॉजी को तो फेल नहीं कर सकता, मगर ऑफ द पिच जो बॉल होता है लेकिन sometime, वहां पे सर वो miss- टेक्नोलॉजी ने वो भी middle टाइम में लिया है। टाइम लिया एग्जैक्टली। आप टेक्नोलॉजी ने देखेंगे भी टाइम उसमें लिया। 30 एक लम्हे हमें सेकंड का ऐसा लगा कि समथिंग डिफरेंट आया है। शायद टेक्नोलॉजी फेल होगी, अंपायर अपनी उंगली खड़ा करेगा। बिल्कुल। और थर्ड एम्पायर थे, रेफर एम्पायर थे, उन्होंने भी टाइम लिया एकदम से, क्योंकि वो इतना क्रूशियल डिसीजन था उस टाइम पे। तो वो पाकिस्तान की फेवर में जा सकता था, मगर जिसकी वजह से अनलकी भी रहे। उसके बाद फिर रन आउट भी छूटे। आपने देखा कि वसीम जूनियर ने थ्रो करी 1-2 दफ़ा, स्टम्प्स में नहीं लगी हिट। पॉइंट पे भी देखें आप थ्रो, इमाम उल हक ने भी मिस किया एक वहाँ पर। तो कुछ मिस्टेक्स नजर आई हैं। एफर्ट तो कर रहे थे कि इस तरह से उनको पता था कि एक गेम में हमने आना है और ये मैच जीतना है, मगर अगेन क्रेडिट जो है मैं शमसी को दूंगा। जिस तरह से जहाँ पर मैच टर्निंग पॉइंट था, वो टर्निंग पॉइंट रिजवान के आउट होने का हुआ है। उसके बाद बाबर जब आउट हुए हैं, एक बॉल को आपने देखा नहीं है स्पिन के कि बॉल मेरे से बैट से बीट हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि जो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है कि टिल एंड तक अगर बॉल के फेस को आप नहीं दिखेंगे तो वो ग्लव से भी लगता है, नीचे से भी, और बैट से भी किनारा लेते हुए जाता है। वो टर्निंग पॉइंट था वहाँ पर अगेन। मगर फिर भी फाइट बैक किया बहुत ज़बरदस्त। अगर ये चीज़ आज कर लेते तो मेरे ख्याल में एक टेल पे मैसेज दे रहा हूँ मैं कि जो टेल महाराज और वो खेले थे ऑलमोस्ट 4 ओवर खेल गए हैं वो लोग, और आपने एक्स्ट्रा कवर भी नहीं बुलाया होता, और सिंगल की उस टाइम बाउंड्री की जरूरत नहीं थी, सिंगल रुकना था आपने, आउट करने थे। बॉलें तो बहुत ज़्यादा थी और डिफेंसिव जो खेले हैं वो आउटस्टैंडिंग। ये एक सबक है पाकिस्तान की टेल के लिए, जो भी ऑलराउंडर हमारे हैं, कि आपने आउट नहीं होना, आपने सर्वाइव करना है। और वो तेज़ बॉलें हारिस की और नसीम शाह की और वसीम की जो किए उन्होंने, वो आउटस्टैंडिंग किए। वहाँ से साउथ अफ्रीका मैच जीता। मेरा ख्याल है कि अगर हम बॉलिंग को डिस्कस करें ना, ज्यादती होगी। जवाब देखिए, आपने मैच समरी देखी, आप ऊपर से लेके नीचे तक देखें ना, जितने हेल्दी स्टार्ट पाकिस्तान को मिले इतने साउथ अफ्रीका को नहीं मिले। वहां पे एक मार्करम के अलावा एक 29 रन की इनिंग्स है, एक 28 रन की इनिंग्स है। आप देखिए कि मार्करम की इनिंग्स ने थोड़ा सा फर्क डाला। पाकिस्तान में 2 50s हैं, फिर 40 है, और फिर आप देखिए कि एक हेल्दी जो है वो रन्स थे नवाज की जानिब से और रिजवान की जानिब से। ये कोई गोल के तावीज़ पिलाया जाता है बाकी टीम्स को कि उनके अंदर सैनिटी प्रिवेल होती है जब वो बैटिंग करते हैं, वो अपने दिमाग से खेलते हैं, अकल से खेलते हैं, उनको पता होता है कहाँ पे हमने एक्सेलरेट करना है। और जो पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं, ये विकेट ही वहाँ पे थ्रो करते हैं जब पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जाता है कि अब पाकिस्तान का अपर एंड है। असल मैंने पिछले शो में मेंशन किया था, मैं अभी भी मैं उसी बात से स्टिक करता हूँ भाई, एबिलिटी का फ़र्क है। देखो इन लोगों के अंदर ना ये एबिलिटी है कि वो अगर 2-4 बॉलें मिसाल के तौर पे रोक भी जाते हैं ना, तो वो एकदम से उसको कवर कर लेते हैं। ये हमारा बैट्समैन टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप से लेके बॉटम से, इफ्तिखार को इससे थोड़ा सा बाहर रखेंगे, टॉप टू बॉटम जब भी हमारा बैट्समैन जो है ना वो कोई शॉट मारता है ना बड़ा, तो बस ऐसा लगता है हर वक्त आपके दिल में ना एक वो डर सा होता है, यार ये गई, एग्जैक्टली देख के तो मारे ना बॉल को, जिस जगह विद स्पिन हो रहा है वहां पर जाके आप शॉट खेलें। शमसी जब बॉल कर रहे थे, इफ्तिखार ने कहाँ मार दी वो शॉट, आपने देखा? वो ऑन की तरफ मारने जा रहे थे, आपने लॉन्ग ऑन पीछे लिया हुआ, वहां पर फील्डर उनको नजर आ रहा है, उधर ही स्ट्रेट खेली है, लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलने जा रहे थे वहां पर। तो वो टर्निंग पॉइंट था वहां पर पूरे मैच का। बिल्कुल सही कह रहे हैं असम, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज ना कि ग्राउंड छोटा था, आपने फील्ड को यूटिलाइज भी नहीं किया। आपने देखा जिस किस्म के सिक्सर, जिस किस्म के छक्के जो है वो मार्कर ने मारे या मिलर ने मारे, ऐसा लग रहा था कि क्लीन हिटिंग थी, और ऐसा लग रहा था कि किसी हम छोटे से ना वो इंडोर ग्राउंड में खेल रहे हैं और वो ऐसे ऐसे मार रहे हैं कि वो डीप इनटू द क्राउड जा रहे हैं। जो उससे छक्का लगाया था हारिस रऊफ को, थोड़ा सा उससे जंप लिया और ये करके उसे विद द स्पिन उसामा को जो बॉल किया है, मिलर का दूसरी बॉल पे शॉट देखें जब उसामा ने दूसरी बॉल किया था, और स्ट्रेट पे जो मिड विकेट पे उनको शॉट खेला है, आउटस्टैंडिंग शॉट, बहुत अच्छा शॉट खेला। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है सैन, मेरे ख्याल में जब भी कोई बैट्समैन अंदर आता है ना, तो उसको आपने ना थोड़ा सा टाई डाउन करना होता है। जिस किस्म की बॉलिंग आपने थोड़ी सी आगे करके बॉलिंग आपने आगे की, लेकिन जिस मेंटालिटी के साथ वो आते हैं ना खेलने के लिए, दैट इज एक्चुअली अमेजिंग। अच्छा, आपके एलबीडब्ल्यू की खबर जो है इंडिया पहुंच चुकी है। इरफान पठान साहब ने भी ट्वीट किया कि वो जो एलबीडब्ल्यू था और वो जो एलबीडब्ल्यू बनता था वहां पे वो आउट नहीं हुआ, और जिसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ। हरभजन भी कह रहा है रूल्स चेंज होनी चाहिए। सर देखें, as far as इरफान पठान इज कंसर्न, मेरे ख्याल में वो पिछले मैच का कवर अप मारने के चक्कर में उन्होंने बहुत ज्यादा ब्लंडर कर दिया था। बच्ची ने भी कह दिया कि रूल्स चेंज होने चाहिए। गौतम नहीं आया अभी मार्केट में। अच्छा, गौतम भी आ जाएंगे। एक बात जो है ना, एक बात मैं मेंशन करना चाहता हूं हुसैन,
आज ना मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान वर एक्चुअली वेरी वेरी अनलकी एज वेल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार लक पे मैच आपने जीतना होता है, मैच आपने परफॉर्मेंस पे जीतना तो फिर है, आपको लेकिन पता है। आज पाकिस्तान इतना अनलकी था ऑल थ्रू आउट द मैच। मैं कॉन्स्पिरेसी भी नहीं जा रहा चाह रहा कि यार 20 सेकंड रिव्यू लेट हो गया, 30 सेकंड लेट हो गया, दैट इज परफेक्टली फाइन। 3 थ्रो जो है लेकिन वो स्टम्प्स में नहीं लगी है, 3 थ्रोज नहीं लगी। उसके बाद माकरम की इनिंग्स, मैंने माकरम को इतना स्क्रैची इनिंग्स खेलते हुए, जिसमें मैंने बाबर के बारे में कहा था ना, ये प्रॉबेबली मार्क ठीक है 90 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैच जिता दिया उसने, बट ये मार्करम की जिंदगी के प्रॉब्ली वर्स्ट 90 रन होंगे। ही वाज वेरी स्क्रैची। पहले तो वो कुछ बॉलें उनकी शॉर्ट गिर रही थी, मतलब फील्डर से जस्ट आगे, कुछ बॉलें जस्ट फील्डर के ऊपर से, अ लॉट ऑफ इनसाइड एजेस, अ लॉट ऑफ प्ले एंड मिस। मेरे ख्याल में मार्करम वाज द लकीएस्ट मैन इन इंडिया टुडे। जिस किस्म की बॉलिंग उनको हुई है ना, बॉलिंग हमने बहुत अच्छी की है लेटर पार्ट ऑफ द इनिंग्स। आपको एक और बात बताते चलूं कि साउथ अफ्रीका के जो 2 प्लेयर्स है, शमसी और किशफ महाराज, जिन्होंने साउथ अफ्रीका को मैच जिताया, बेसिकली वो साउथ अफ्रीकन नहीं है, वो इंडियन ही है, समझ लें। इंडियन। उनकी आपको रूट्स देखी जाए तो वो भी इंडिया से Celebration भी किए दोनों ने किशफ भाई। महाराज का भी और तबरेज शमसी का भी। सर चले, दैट कैन हैपन टू एनीबॉडी। खेले अच्छा है ऑलमोस्ट, अगर आप देखें खेले अच्छा है, उन्होंने फाइट किया है। माय पॉइंट इज के आज पाकिस्तान ना सीरियसली अनलकी रहा है। मैं इसको कभी भी इस बात को मेंशन नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये हर तीसरी चौथी बॉल पे ना आपको ये नजर आ रहा था, कभी बॉल आगे गिर रहा है, कभी बॉल स्लाइटली ओवर द टॉप गिर रहा है, प्ले एंड मिस चल रहा है। लास्ट में दोनों बैटर्स की बैटिंग देखिए, स्लिप भी ली हुई थी आपने, गली भी ली थी बाद में, मगर बैट को अंदर रख के खेल रहे थे, वो इन स्विंग को खेल रहे थे और बॉल रिवर्स हो रहा था। इट मींस कि वो गेम में इन्वॉल्व थे और कोई भी हैकी पैकी शॉट नहीं मारी है बैटर्स ने, उनको आउट किया गया है, टेल को भी। बिल्कुल ऐसा है हसन भाई, बट Sir, अगेन टू माय पॉइंट, let's talk about big match coming up tomorrow, Australia versus New Zealand. That's the match of the tournament. क्योंकि मैच ऑफ द टूर्नामेंट आज पाकिस्तान ने खेल लिया, क्योंकि इतना क्रंची मैच ना आज तक नहीं हुआ जितना आज पाकिस्तान ने खेला इस टूर्नामेंट Absolutely, में। ठीक है, आज इस टूर्नामेंट में जान पड़ गई है। अब कल के मैच को आप किस तरह देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड? देखिए हिस्टोरिकली तो बहुत बड़ा मैच होना चाहिए, क्योंकि ये एक तो ये बिटर राइवलरी भी बहुत ज़्यादा है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। दूसरी बात ये है कि 2015 का फाइनल भी खेले हुए हैं। तीसरी बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया वुड बैडली नीड अ विन, तो मेरे ख्याल में इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड गेम। लेकिन अगेन वही बात होती है ना कि मैंने बारहा ये बात का जिक्र किया है कि इन टीम्स के अंदर वो एबिलिटी है ना कि वो एक बैट्समैन ऐसा चल गया ना, उसने मैच को किल कर देना है। तो ये अगर हो गया तो प्रॉबेबली कोई ना कोई टीम आउट प्ले हो सकती है, वरना आई एम एक्सपेक्ट अगर तो 300 सवा 300 के इर्द गिर्द रन्स बने ना, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी वेरी गुड मैच। आई एम गोइंग विद ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मैं काफी 3 मैचेस से कह रहा था कि एक प्लेयर होने अबे चाहिए। पूरी कौम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगी। अब पूरी कौम आप देखिएगा, फेसबुक बड़ी होगी, ट्विटर बड़ा होगा यार कि ऑस्ट्रेलिया अपने 3 मैच आ रहे, पहले 2 का था ना, अब पूरी कौम कहेगी 3 मैच किसी तरह हार जाए, पाकिस्तान अगले 3 जीत जाए। अब नहीं हारती ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि और अब 5 पाकिस्तान दफा- जीतेगा भी नहीं। अब पाकिस्तान तो खैर जीते ना नहीं जीते वो अलग चीज है, मगर अब हम कितना मुझे तो डिबेट खतरा है करें पाकिस्तान पाकिस्तान की, पे। बांग्लादेश से भी। अगेन 3 मैचेस हैं, अगर आप देख सकते हैं किस तरह जीतेंगे, बांग्लादेश हो जो भी हो, मगर वट कल का मैच जो है वो मैक्सवेल आउटस्टैंडिंग, क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, कमाल की। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जब आपकी गिरफ्त मैच की आ जाती है आपके पास, आपको पिचेस का एटमॉस्फेयर का पता लग जाता है कि मैंने किस तरह से 50 ओवर्स गेम में इनिंग खेली है, तो वो आउटस्टैंडिंग है, नो डाउट। उन्होंने जो इनिंग खेली 106 रन की 40 बॉलों पे, फास्टेस्ट सेंचुरी इस टूर्नामेंट में की है, यानी डी कॉक को भी पीछे छोड़ दिया। तो पहले अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करे तो अगेन मुझे लग रहा है कि लंबा स्कोर कल भी मैच में होगा। और अगर लेकिन ऐसी सर pitches बनी न्यूजीलैंड की batting बॉलिंग को इतना लाइट तो नहीं लिया जा सकता। देखिए, जब बैट से रन निकल रहे होते हैं ऑस्ट्रेलिया के और वार्नर खुद फॉर्म में आ चुके हैं, उसामा मीर पे अगेन उन्होंने उनको फॉर्म में लेके आए हैं कैच ड्रॉप करके। वहां पे भी हारिस रऊफ तो नहीं है कि वो 28 रन कोटे से लिखवा के लाएगा, वो बड़े तेज बॉलर हैं। तेज बॉलर भी हैं, मगर जब बैट से रन, आपको जब पिच का आइडिया हो जाता है, जब आपसे रन निकलते हैं तो उसके बाद आप फ्लो में जाते हैं। और ऑस्ट्रेलियन वही बैटर्स हैं, ऐसे लोग प्लेयर्स हैं फ्रंट फुट पे खेलते हैं। अपनी पिचेस पे जाके देखें ऑस्ट्रेलिया में आप, तो बैक फुट तो उनकी बुक में है ही नहीं, फ्रंट फुट पे जाके क्रिकेट खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में आई एम वेरी शॉक्ड विद द एनालिसिस ऑफ हसन रजा के हसन भाई कह रहे हैं कि मैं कंप्लीटली ऑस्ट्रेलिया की जानिब, क्योंकि ये मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को इस मैच में शायद ज्यादा एज क्योंकि लोगों ने कहा था, जिस तरह की फॉर्म है न्यूजीलैंड की। लोगों ने शुरू में कहा था कि जब इंडिया से ट्रिकी पिच बनाई गई थी, इंडिया से पहला मैच था, आपने देखा किस तरह से आउट होते थे, कोई भी फॉर्म में नहीं आ रहा था। जवाब आपके नजदीक कौन फेवरेट है, बस मुझे इतना बता दीजिए। ऑस्ट्रेलिया आई गेस। ऑस्ट्रेलिया मिचेल मार्श, अच्छा आप भी ऑस्ट्रेलिया के साथ जा रहे हैं। I'll go with New Zealand, guys. Thank you very much for joining us. जवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसन भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैफुर रहमान खान ऑल द वे फ्रॉम कराची। सैफुर रहमान खान ने कल का जो जवाब था वो दुरुस्त दिया था। फोरकास्ट की जानिब से, डेली साफ और एबीएन न्यूज की जानिब से आपको एक खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। आप भी ये गिफ्ट, कल जो मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, उसका मैन ऑफ द मैच कौन होगा? हसन रजा कह रहे हैं मैक्सवेल या वार्नर में से कोई होगा, और शायद जवाब भी ये बात कह रहे हैं। 2 हिंट्स तो इन्होंने दे दी। मैं आपको बताता हूं कि न्यूजीलैंड की जानिब से रविंद्रा
जो है वो मैन ऑफ द मैच हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।